हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इससे लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो अब अपना टॉपिक है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें अपन ने किन्हीं भी दो इनर्शियल फ्रेम्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए अपन ने कुछ इक्वेशन जो है उनको क्या किया था, अपन ने ड्राइव किया था। उन्हीं के अंदर अपन ने एक इक्वेशन निकाली थी वेलोसिटी के लिए, और वेलोसिटी जो थी वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या नहीं थी, आपकी इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं थी। इनवेरिएंट नहीं थी, इसका मतलब वेलोसिटी फ्रेम टू फ्रेम जाने भी आपकी क्या होती है, चेंज होती है। बट एक्सपेरिमेंटली जब अपन बात करें, एक्सपेरिमेंटली द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, बट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वॉयलेट्स इट। यानी एक्सपेरिमेंटली अपन यदि देखें तो जो लाइट वेलोसिटी है वो आपकी हर एक इनर्शियल फ्रेम में क्या होती है, सेम होती है। बट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहता है कि वेलोसिटी जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जाने पे क्या क्या होती है, आपकी चेंज ही होती है। बट एक्सपेरिमेंटली क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने क्या दी थी, एक नई थ्योरी दी थी। सो ए न्यू थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय आइंस्टाइन इन 1905 नोन एज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और शॉर्ट में कहें जिसको अपन बोलते हैं STR। यानी इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने क्या दिया, एक नई थ्योरी दी, और उसे अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत जो है वो अपन उसको बोलते हैं। ठीक है। अब ये थ्योरी शुरू करने से पहले आइंस्टाइन ने क्या दिए थे, दो पोस्टुलेट दिए थे, यानी दो उसने अभिग्रहित आपके माने थे। जिसमें से पहला पोस्टुलेट है, इनको अपन बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या पोस्टुलेट्स ऑफ STR, या फिर कहीं विशिष्ट अपेक्षितता सिद्धांत के अभिग्रहित। तो ये दो इसने क्या माने थे, अभिग्रहित माने थे, पोस्टुलेट आपके माने थे कि यानी इन्हीं दो चीज़ों को अपन कंसिडर करेंगे तभी अपन क्या कर सकते हैं, आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो उनमें से पहला इसका जो पोस्टुलेट है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी जो है वो अपन इसको बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या माना था कि ऑल द लॉज ऑफ नेचर आर ऑफ द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। यानी कि भौतिकी के जो सभी नियम हैं वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए क्या होते हैं, एक समान ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का मोशन का जो सेकंड लॉ है आपका F = ma वेक्टर। तो आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करें या फिर अपन जनरल आपकी बात करें, दोनों ही केस में ये जो लॉ है आपका, इसकी फॉर्म क्या नहीं होगी, चेंज ही नहीं होगी। यानी ये फॉर्मूला जो है आपका फोर्स = मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला हर जगह क्या रहेगा, वैलिड ही रहेगा। बट इसकी जो फॉर्म है आपकी, वो फॉर्म जो आपकी वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है ma और आपका ये जो फोर्स है ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज ही हो जाएगा। इनकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाती है, चेंज ही हो जाती है। और ये वैल्यू कैसे चेंज होती है, इनके बारे में आगे अपन क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बट आपका फॉर्मूले की जो फॉर्म है, यानी F = ma, यानी फोर्स = मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन है, फॉर्म आपकी हमेशा क्या रहेगी, यही आपकी रहेगी। ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट तो ये माना। दूसरा इसने पोस्टुलेट क्या माना, जो आपकी अभी प्रॉब्लम राइज हो रही थी कि जो लाइट वेलोसिटी है वो आपकी हर जगह सेम रहती है, बट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कहता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। तो दूसरा इसने क्या पोस्टुलेट माना कि इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सली कांस्टेंट। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में सभी दिशाओं में क्या होता है, आपका समान होता है, इक्वली होता है। यानी ये रेफरेंस फ्रेम के ऊपर क्या नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता। यानी कि लाइट वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या होती है, एक सार्वत्रिक नियतांक या यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। यानी कि यदि अपन बात करें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसके अंदर यदि आपका ये कोई फ्रेम S है, ये कोई फ्रेम आपका S' है, और S' क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से S के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे यदि कोई पॉइंट P के ऊपर कोई लाइट सोर्स है जिससे लाइट इमिट हो रही है, और ये बात कर रहे हैं अपन वैक्यूम में, तो आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होगी, c होगी। तो आप चाहे S रेफरेंस फ्रेम में इस पॉइंट P से निकली हुई लाइट की वेलोसिटी पूछो या S' फ्रेम में देखो, ये जो वेलोसिटी है c वो आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, u' जो आपका वो इक्वल होना चाहिए u - v वेक्टर के। यानी कि इस फ्रेम के अंदर S' फ्रेम के अंदर लाइट की जो वेलोसिटी है C' से लिख दूं, ये इक्वल होगी c - v के, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। इसी कारण जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका हर जगह क्या नहीं होता, वैलिड ही नहीं होता। तो इसने आइंस्टाइन ने क्या कर लिया, दूसरा पोस्टुलेट ही मान लिया कि जो लाइट वेलोसिटी है
वो आपकी क्या रहेगी, हर एक डायरेक्शन में, हर एक इनर्शियल फ्रेम में सेम रहेगी, वो कभी भी क्या नहीं होगी, आपकी चेंज नहीं होगी। यानी कि उसके लिए अपने को क्या नहीं लगाना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपका नहीं लगाना। अब ये पोस्टुलेट कंसिडर करें अपन, ये पोस्टुलेट यदि कंसिडर करें तो पोस्टुलेट कंसिडर करने के बाद में जो आपकी थ्योरी आती है उस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो अपन बोलते हैं। अब वो मेंशन्ड प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ओनली इनर्शियल फ्रेम, ड्यू टू दिस स्पेशलिटी थ्योरी इज नोन एज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी ये जो अपन ने दोनों पोस्टुलेट अपन ने माने हैं, ये जो दोनों अभिग्रहित हैं वो केवल और केवल किसके लिए वैलिड होते हैं, आपके इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के लिए क्या होते हैं, आपके वैलिड ही होते हैं। इसी स्पेशलिटी के कारण इस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपन ही बोलते हैं। उसके बाद में आइंस्टाइन ने जो है आपकी वो एक नई थ्योरी दी थी, और वो जो थ्योरी है वो आपकी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों के लिए क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। उस थ्योरी को अपन क्या बोलते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपन ही बोलते हैं। तो वो अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अभी अपने को बात करनी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। और ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात जो है वो क्या है, आपकी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल होती है, इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। अब अपन ने कह दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अपन बात करें तो जो आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो क्या नहीं है, हर जगह वैलिड ही नहीं है। तो फिर अपने को क्या चाहिए, कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए जिनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्रेम, किन्हीं भी दो इनर्शियल फ्रेम के बीच में अपन क्या निकाल सकें, रिलेशन ही निकाल सकें। तो इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दी थी वो किसने दी थी, लॉरेंस ने दी थी, और उनको अपन क्या बोलते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है अपन ही बोलते हैं। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सिमिलरली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ये भी क्या है, ये भी आपकी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं जो किन्हीं भी दो इनर्शियल फ्रेम्स के बीच में क्या बताती है, रिलेशन बताती है। बट ये थ्योरी कौन सी, थ्योरी जो है वो आपकी कौन सी काम में लेती है, तो ये थ्योरी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड मानती है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर क्या होती है, ये बेस्ड होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बेस्ड ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो किन्हीं दो इनर्शियल फ्रेम्स के बीच में क्या करें, अपने को कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कह दो या वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कह दो, या जनरल अपन बात करें तो किन्हीं भी दो इनर्शियल फ्रेम्स के बीच में जो अपने को क्या बताएगी, रिलेशन बताएगी, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो अपन उनको बोलते हैं। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन विच इज यूज टू ऑब्टेन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन बिटवीन इनर्शियल फ्रेम्स बेस्ड ऑन STR इज नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी विशिष्ट अपेक्षिकता के सिद्धांत पर आधारित ऐसी रूपांतरण संबंध जो किन्हीं दो जड़त्वीय फ्रेमों के मध्य निर्देशांक रूपांतरण संबंध को बताए, क्या कहलाता है, लॉरेंस रूपांतरण आपका कहलाता है। अब वही आपका सेम मेथड है, किन्हीं भी दो इनर्शियल फ्रेम अपन मानेंगे जिनमें से एक आपका होगा रेस्ट फ्रेम, रुका हुआ कोई फ्रेम होगा, और उसमें अपने को क्या होगी, किसी भी इवेंट की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन, वेलोसिटी वगैरह अपने को नोन होगी, और कोई दूसरा इनर्शियल फ्रेम होगा उसके अंदर अपने को क्या करना है, इन्हीं उसी पॉइंट की या उसी इवेंट की, उसी सिस्टम की अपने को क्या निकालनी है, पोजीशन, वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट ही करनी है। और जिन इक्वेशन की सहायता से अपन निकालेंगे उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अपन उनको बोलते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या मानना पड़ेगा, दो इनर्शियल फ्रेम कंसिडर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या कंसिडर कर लिए, लेट टू इनर्शियल फ्रेम S एंड S प्राइम, और उनके अंदर क्या मान लिया, एंड ए पॉइंट P विच हैव कोऑर्डिनेट इन दीज फ्रेम्स। S फ्रेम में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए अपन ने X, Y, Z, और S प्राइम फ्रेम में अपन ने उसके कोऑर्डिनेट मान लिए X प्राइम, Y प्राइम, Z प्राइम एट T इक्वल्स टू 0। और कंडीशन कैसी माननी है, T इक्वल्स टू 0 पे लेट फ्रेम्स आर को इंसिडेंट, यानी दोनों क्या थे, एक ही जगह थे। देन फ्रेम S स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी V विद रेस्पेक्ट टू S इन X डायरेक्शन एज, और किस तरीके से मूव करना स्टार्ट किए, एज एक्सिस ऑफ बोथ फ्रेम्स रिमेन्स पैरेलल। यानी कि यहाँ पे T इक्वल्स टू 0 पे S और S प्राइम आपका क्या था, एक ही पोजीशन पे था। T टाइम पे बात करें, ये जो अपन केस मान रहे हैं, ये किसके ऊपर कंसिडर कर रहे हैं अपन, एट एनी टाइम T इक्वल्स टू 0 पे आपके कोइंसिडेंट थे। T टाइम पे जो है वो आपका ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अपन ने मान लिया ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके S प्राइम फ्रेम जो आपका वो आपका कहाँ पे आ गया, इस पोजीशन के ऊपर आपका आ गया, और इसका जो ओरिजिन है वो O से कहाँ तक पहुँच गया, O प्राइम तक आपका पहुँच गया। क्लियर है। इसमें कोई पॉइंट P माना है जिसके कोऑर्डिनेट X, Y, Z, और इसमें S प्राइम में किसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, X प्राइम, Y प्राइम और Z प्राइम। अब यहाँ पे देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब अपन ने पढ़ा था तो वहाँ अपन ने कहा था कि टाइम जो होता है वो कैसा होता है, इनवेरिएंट क्वांटिटी आपका
होता है, यानी ये फ्रेम के ऊपर क्या नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता। बट यहाँ पे आपका जो टाइम है वो भी क्या करेगा, फ्रेम के ऊपर डिपेंड ही करेगा। तो इसके लिए अपन ने जब इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट डिफाइन किए, तो पी के कोऑर्डिनेट जब एस फ्रेम में अपन ने डिफाइन किए तो वहाँ अपन ने टाइम मान लिया इसका कितना, टी। और जब एस प्राइम फ्रेम के अंदर अपन जब इस पॉइंट पी के ऊपर जो कोई इवेंट हो रही है या फिर पॉइंट पी को जब डिफाइन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपन टाइम जो है वो सेम ना मान के कितना मान रहे हैं, टी प्राइम जो है वो अपने मान रहे हैं। एक बार के लिए अपन अलग मान के चल रहे हैं। एक्चुअल में भी क्या होते हैं, आपके टाइम जो है वो दोनों आपके सेम ना होके अलग अलग आपके आते हैं। और यदि बाई चांस सेम होते भी हैं तो अपन थ्योरी अप्लाई करेंगे तो टी जो है वो वापस आपका क्या आ जाएगा, टी प्राइम के इक्वल ही आ जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। क्लियर है? तो बेसिक आइडिया आपको मिल गया कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। दो इनर्शियल फ्रेम है, उनके अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगानी है और उन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो कोऑर्डिनेट है उनके बीच में क्या निकालना है, आपको रिलेशन ही निकालना है। क्लियर है? कंडीशन अपने को पता चली गई। अब अपन क्या करते हैं, रिलेशन निकालने के लिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए एसटीआर के जो पोस्टुलेट हैं उनको ध्यान में रखना आपका बहुत ज़रूरी है। पहला पोस्टुलेट आपका क्या था कि जो जितने भी फिजिकल लॉ हैं आपके, वो सारे क्या होते हैं, किसी भी इनर्शियल फ्रेम में चले जाओ आपके क्या होते हैं, सेम फॉर्म में होते हैं। दूसरा पोस्टुलेट है कि जो लाइट वेलोसिटी है वो किसी भी इनर्शियल फ्रेम में जाओ क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। तो इसके लिए अपन क्या मान लेते हैं, एट टी इक्वल्स टू टी प्राइम, और वो भी कितना, जीरो, यानी टी इक्वल्स टू जीरो टाइम, यानी जब एस और एस प्राइम आपके क्या थे, को इंसिडेंट थे, उस टाइम पे अपन ने मान लेते हैं लेट एट टी इक्वल्स टू टी प्राइम इज इक्वल्स टू जीरो एनी सोर्स emitted a light signal from origin O। यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया, टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पे, यानी जब आपके दोनों के दोनों फ्रेम जो थे, जब आपके दोनों के दोनों जो फ्रेम थे वो क्या थे, एक ही पोजीशन के ऊपर थे। इस तरीके से मान लेते हैं ये आपका एस और एस प्राइम जो है टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पे क्या थे, एक ही पोजीशन पे थे। तो ये बात कर रहे हैं अपन टी इक्वल्स टू टी प्राइम इज इक्वल्स टू जीरो। उसके ऊपर अपन ने मान लिया कि यहाँ पे ओ के ऊपर क्या रखा हुआ, आपका कोई सोर्स रखा हुआ है जिसने क्या किया है, किसी लाइट सिग्नल को यहाँ से क्या किया है, इमिट किया है। इमिट करेंगे तो अपन जानते हैं कि लाइट जो है वो आपकी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो ये स्पेरिकल वेवलेट्स के रूप में क्या बढ़ेगी, यहाँ से इस तरीके से आपकी आगे बढ़ेगी। तो जो लाइट सिग्नल है उसको अपन यदि क्या करें, किसी टाइम टी के ऊपर क्या करें अपन, यदि उसको ऑब्जर्व करें तो टी टाइम के ऊपर जो ये लाइट सिग्नल का स्पेरिकल वेवलेट है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, तो आपका टाइम जो है वो दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए एस फ्रेम के अकॉर्डिंग सो डिस्टेंस टाइम अलग अलग है, तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग फ्रेम के अंदर अपन डिस्टेंस देखेंगे कि ये कितनी डिस्टेंस जो है वो आपका ट्रेवलिंग कर चुका है। तो सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट सिग्नल इन टी टाइम अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम। तो एस फ्रेम के अकॉर्डिंग टी टाइम में इस लाइट सिग्नल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो अब अपने को पता है एसटीआर का दूसरा पोस्टुलेट यदि लगाएं कि कैसा भी फ्रेम हो, लाइट स्पीड जो है वो हर एक डायरेक्शन में क्या रहती है, आपकी सेम रहती है, और वो किसके इक्वल होती है, लाइट स्पीड सी के आपका इक्वल होती है। तो डिस्टेंस अपन मान लेते हैं कि यहाँ से जो सिग्नल निकला वो अपन मान लेते हैं कि टी टाइम के अंदर किसी पॉइंट पी के ऊपर पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक की इसने डिस्टेंस क्या कर ली, ट्रेवल कर ली। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एस फ्रेम के अकॉर्डिंग यदि देखें तो इसका ओरिजिन ओ और कहाँ तक पहुँचा है, पी तक। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। अब डिस्टेंस की यदि अपन बात करें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे आपका पॉइंट P और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, एस फ्रेम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 0 0 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कितनी
लाइट है तो लाइट वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम कितना, टी टाइम में देख रहे हैं तो टाइम में टी, दोनों साइड यदि स्क्वायर करें तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और इसको भी इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इसको दें इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यदि इसी लाइट द्वारा एस प्राइम फ्रेम के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो यदि अपन नोट करें टी टाइम, अब एस प्राइम फ्रेम में टाइम कितना होगा, इसमें जब यदि टी टाइम है तो उसमें टाइम कितना होगा, टी प्राइम टाइम होगा। तो सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट सिग्नल इन एस प्राइम फ्रेम या फिर एस प्राइम फ्रेम ड्यूरिंग टाइम, एस प्राइम फ्रेम में टाइम कितना होगा पी तक पहुंचने में, तो उसके कोऑर्डिनेट अपन ने एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम माने थे, तो टाइम कितना होगा उसमें टी प्राइम, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो उसका ओरिजिन कितना ओ प्राइम और पी इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आएगी सी मल्टीप्लाई में टाइम कितना उसमें टी प्राइम। अब ओ प्राइम टी की वैल्यू कितनी होगी, तो ओ प्राइम टी कितना होगा अंडर द रूट, उसमें कोऑर्डिनेट अपन ने कितने मान रखे हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम मान रखे हैं, तो डिस्टेंस कितनी आएगी एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस में वाई प्राइम स्क्वायर प्लस में जेड प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा सी टी। तो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करें और इस टर्म को राइट हैंड साइड को जो है लेफ्ट हैंड साइड में यदि ट्रांसफर करें तो वैल्यू आ जाएगी एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस में वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस में जेड प्राइम का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम, यहाँ पे भी टाइम कितना है टी प्राइम, तो टी प्राइम का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन जो अपन ने क्यों बनाई है इनको अभी अपन आगे जो काम में लेंगे। अब देखो यहाँ तक अपन ने जो भी काम किया है वो केवल और केवल किसके आधार पे किया है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसी के पोस्टुलेट लगा के अपन जितना यहाँ पे कंसिडर कर सकते थे उतना अपन ने क्या कर लिया कंसिडर कर लिया। अब अपने को क्या माननी है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अपन एक मेथड काम में लेंगे। मेथड कैसा है, अपन इससे पहले जो है वो क्या पढ़ चुके हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका पढ़ चुके हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो आपकी वो किस तरीके से आती है या फिर किस फॉर्म में आती है वो अपने को पहले से पता है। तो उसी के आधार पे अपन यहाँ पे क्या मानेंगे, बेसिक आइडिया जो उसको मानते हुए अपन क्या करते हैं, पहले लेट करते हैं कि लेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, लेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अपन ने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो आपकी ये है। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालेंगे तो किस किस की वैल्यू आएगी, एक्स प्राइम की, वाई प्राइम की, जेड प्राइम की और क्या आएगा आपका टी प्राइम। अब देखो अपन ने कैसा फ्रेम मानना है, अपन ने एस के रेस्पेक्ट में एस प्राइम फ्रेम ऐसा लेट किया है जो क्या कर रहा है, एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। ऐसा ही अपन ने लास्ट लेक्चर में कंसिडर किया था। तो एक्स डायरेक्शन में यदि मूव कर रहा है, वाई और जेड एक्सिस जो है वो आपके दोनों के क्या हैं, पैरेलल हैं, तो वाई प्राइम जो आएगा वो आपका डायरेक्टली इक्वल आ जाएगा वाई के, और जेड प्राइम जो आएगा वो डायरेक्टली इक्वल आ जाएगा जेड के। चेंज होगा वो कौन सा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और टाइम अपन ने नया यहाँ पे इंक्लूड किया है तो टाइम को भी अपन क्या मान लेते हैं, एक तरीके से आपका चेंज ही होगा। अब वहाँ पे फॉर्म कैसी थी आपकी, एक्स प्राइम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, एक्स माइनस वी टी, यानी वेलोसिटी आ रही थी एस प्राइम फ्रेम की, टाइम आ रहा था और क्या आ रहा था, एक्स कोऑर्डिनेट जो वो एस फ्रेम का आपका आ रहा था। तो सेम उसी तरीके से अपन कंसिडर कर लेते हैं, किसी किसी कांस्टेंट अल्फा के साथ में अपन ने मान लिया एक्स, और प्लस में क्या मान लिया अपन ने बीटा टी। क्लियर है, अपन ने क्या कंसिडर कर लिया एक्स, और अपन ने क्या कंसिडर कर लिया इसके साथ साथ बीटा टी। अब यहाँ पे जो भी अपने पास में कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट अल्फा और बीटा की क्या आ जाएगी आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। अपन पहले से इसमें क्या करके चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उनको लेट करके चल रहे हैं,
और उनमें अपन ने क्या कर लिए, कुछ कॉन्स्टेंट्स जो है वो कंसिडर कर लिए। अब इनमें जब अपन कंडीशन लगाएंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो अपने आप क्या आ जाएगी, इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी। सेम ऐसी टी प्राइम जो है उसको क्या कंसिडर करें, तो टी प्राइम को कंसिडर करना है, तो टी प्राइम को कैसे कंसिडर करें, तो एक्स प्राइम कैसे चेंज हो रहा है, एक्स प्राइम के अंदर एस फ्रेम के अंदर जो आपका पोजीशन का कोऑर्डिनेट है या फिर एक्स डायरेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है वो आ रहा है और टाइम आ रहा है। तो सेम ऐसे ही वाई और जेड का कोई रोल है नहीं, तो यहाँ पे भी अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट गामा और क्या मान लिया, टी, और प्लस में अपन क्या कंसिडर कर लेते हैं, गामा टी, और प्लस में अपन कंसिडर कर लेते हैं कि कोई कांस्टेंट डेल्टा, और उसके साथ में अपन ने क्या मान लिया, एक्स कोऑर्डिनेट है आपका। क्लियर है, ये अपन ने शुरुआत में क्या करके चले हैं, अपन इनको लेट करके चले हैं। इनको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब अपने पास में जो कंडीशन है उन कंडीशंस को अपन को यहाँ पे रखना है, और रख के इन कांस्टेंट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कांस्टेंट की क्या करनी है, वैल्यू अपने को कैलकुलेट ही करनी है। जैसे ही चारों कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, इन इक्वेशन 3 में रखेंगे, और जो इक्वेशन बनेगी उन्हीं को अपन क्या बोल देंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही बोल देंगे। तो अब देखो 4 कांस्टेंट है आपके, 4 कांस्टेंट अपने को, या फिर कहें 4 आपकी जो है वो अननोन क्वांटिटी है, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम अपने को क्या चाहिए, 4 इक्वेशन आपकी चाहिए। 2 इक्वेशन जो है वो अपन पहले कंडीशन लगा के क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 2 इक्वेशन अपने को क्या करनी पड़ेगी, और कंडीशन लगा के कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी। अब 2 इक्वेशन और कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या मानता हूँ, पहला केस मानता हूँ, ठीक है, फॉर एनी ऑब्जर्वर, फॉर एनी ऑब्जर्वर विच इज एट, या फिर फॉर एनी ऑब्जर्वर विच इज एट ओरिजिन ओ प्राइम। ओ प्राइम क्या है आपका, एस प्राइम फ्रेम का, एस प्राइम फ्रेम का क्या है, ओरिजिन है। तो इसकी जो पोजीशन होगी एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इसका जो एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एस प्राइम का क्या है, ओरिजिन है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 0। विथ फॉर एनी ऑब्जर्वर विच इज एट ओ प्राइम, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू 0, इज मूविंग या फिर ऐसे लिख लो, एनी ऑब्जर्वर विच इज एट ओ प्राइम, ओ प्राइम आपका है, ओ प्राइम के ऊपर है, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स प्राइम इज टू 0, इज मूविंग। अब ये ओ प्राइम जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि एस प्राइम फ्रेम का ओरिजिन है, वो क्या कर रहा है, एस के रेस्पेक्ट में एस प्राइम फ्रेम जो है आपका वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका जो ओरिजिन होगा वो भी क्या करेगा, एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से आपका मूव करेगा। तो विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v with respect to observer और ऑब्जर्वर कौन सा, ओ, यानी कि यहाँ पे जो कोई बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ये जो ओ प्राइम आपका, ये जो ओ प्राइम ऑब्जर्वर है ये क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से प्लस एक्स डायरेक्शन में आपका मोशन ही कर रहा है। अब प्लस एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि ये एस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, एस प्राइम मोशन कर रहा है, तो एस के रेस्पेक्ट में इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो एस के रेस्पेक्ट में कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो डी एक्स ओवर डी टी, और इसकी वैल्यू कितनी है, v। तो अपने को कंडीशन मिल गई कि यदि अपन इस O के रेस्पेक्ट में, इस O के ऊपर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में यदि यहाँ पे O प्राइम पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसको नोटिस करें, तो उसके लिए उसकी x प्राइम जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 0, और उसके लिए s में वेलोसिटी कितनी है, v, यानी उसमें dx/y dt की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, v वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यू को अपन क्या रखें, इक्वेशन 3 में रखें। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में रखें, तो पहली इक्वेशन में एक्स प्राइम की वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें। तो एक्स प्राइम की वैल्यू 0 रखें, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 0 इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस में बीटा टी। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है, टी प्राइम इज इक्वल्स टू गामा टी, और प्लस में आपका क्या है, गामा टी प्लस में डेल्टा एक्स आपके पास में वैल्यू है। अब अपने को दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, dx/dt, और इसकी वैल्यू कितनी है, v वैल्यू है। तो यहाँ से इसको क्या करें अपन, यहाँ से इस इक्वेशन को क्या करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, या फिर इस इक्वेशन को क्या कर दें,
इसको दे देना इक्वेशन नंबर 4 और क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4। समीकरण 4 का यदि अवकलन करें तो 0 का आपका 0 अल्फा डी एक्स और इस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में बीटा डी टी। अब अपने को वैल्यू पता है डी एक्स बाई डी टी की, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी यदि कैलकुलेट करें डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी यदि अपन कैलकुलेट करें तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू जो है वो इसको ऐसे लिख लो, या तो इसको इस साइड ट्रांसफ़र करें तो माइनस का अल्फ़ा डी एक्स इज इक्वल्स टू बीटा डी टी, यानी कि डी एक्स बाई डी टी जो है आपका उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी माइनस बीटा बाई अल्फ़ा, और ये इक्वल किसके था, वी के। तो यहाँ से अपने पास में कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ से अपने पास में कंडीशन क्या आ जाएगी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस बीटा बाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वी आ गया। तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का अल्फ़ा वी। ये अपने को क्या मिल गया, एक रिलेशन जो है वो आपका मिल गया। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है। अब देखो सेम ऐसे ही दूसरी कंडीशन लगाएं अपन। तो पहली कंडीशन अपन ने क्या लगाई थी, इस ओ के रेस्पेक्ट में ओ प्राइम को अपन ने डिफाइन किया था। अब हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, इस ओ प्राइम के रेस्पेक्ट में इस ओ को डिफाइन करें। तो यहाँ पे जो बैठा हुआ होगा उसको क्या दिखाई देगा कि मैं तो रुका हुआ हूँ, ये जो एस फ्रेम है वो माइनस वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसी कंडीशन को यदि अपन लिखें, इसी कंडीशन को यदि अपन लिखें तो सिंस सेकेंड the observer O is moving with respect to observer O prime with velocity, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, with velocity माइनस v, क्योंकि आपका एक्चुअल में तो क्या कर रहा है, एस प्राइम जो है वो एस के रेस्पेक्ट में आगे मूव कर रहा है। बट एस प्राइम पे जब अपन खड़े होकर देखेंगे बस वाला एग्जांपल, तो अपने को क्या दिखाई देगा, मैं तो रुका हुआ हूँ, एस जो है वो क्या कर रहा है, माइनस वी वेलोसिटी से आपका पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है, माइनस वी। अब देखो ऑब्जर्वर ओ को अपन नोटिस कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर ओ को नोटिस करेंगे तो इसके लिए एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, और वेलोसिटी जो है वो माइनस वी है, किसके रेस्पेक्ट में, ओ प्राइम के रेस्पेक्ट में, और किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, माइनस वी इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स के रेस्पेक्ट में अपन, ओ प्राइम के रेस्पेक्ट में अपन एक्स डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी लिखें तो ओ प्राइम है आपका, तो इसमें कोऑर्डिनेट कौन सा चेंज हो रहा है, एक्स प्राइम। तो डी एक्स प्राइम ओवर डी टी जो है आपका, और डी टी यहाँ पे क्या आएगा, प्राइम आएगा, तो ये इसके इक्वल किसके आएगा, माइनस वी के, क्योंकि एस प्राइम में टाइम जो है वो भी कितना है, टी प्राइम कोऑर्डिनेट से अपन ने डिनोट किया। तो डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम जो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की। वापस क्या करना है अपने को, वापस क्या करना है, वापस अपने को उन्हीं इक्वेशन 3 में जाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 से यदि अपन वैल्यू रखें, इक्वेशन 3 से यदि अपन क्या रखें, वैल्यू रखें, तो इक्वेशन 3 से वैल्यू रखें, तो इक्वेशन 3 से एक्स प्राइम जो था आपका उसकी वैल्यू कितनी थी, अल्फा एक्स प्लस में बीटा टी। अब इसमें ये वाली वैल्यू रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, 0, तो x 0, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्राइम इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका ये 0 और कितना आ जाएगा, बीटा टी। अब इसमें दूसरी इक्वेशन जो थी आपकी टी प्राइम वाली, वो भी इक्वेशन अपने काम में आएगी, क्योंकि अपने पास में जो वैल्यू नोन है वो किसकी वैल्यू नोन है, डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम की। तो इसके लिए टी प्राइम भी डिफाइन करना पड़ेगा। टी प्राइम क्या था आपका, टी प्राइम आपका क्या था, गामा टी प्लस में डेल्टा एक्स। एक्स आपका कितना है, 0, तो यहाँ से टी प्राइम जो बचेगा आपका वो कितना बच जाएगा, टी प्राइम जो बचेगा आपका वो गामा टी बच जाएगा। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं अपन, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, डी एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू बीटा डी टी, और यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, डी टी प्राइम इज इक्वल्स टू गामा डी टी। अपने को जो वैल्यू नोन है वो किसकी है, डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम की। तो इसको दे दें इक्वेशन नंबर ए, इसको दे दें इक्वेशन नंबर बी। तो डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाय इक्वेशन बी। तो इक्वेशन ए में इक्वेशन बी का यदि अपन भाग लगाएं, इसको डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स प्राइम ओवर
डी टी इज इक्वल्स टू आपके पास में कितना आ जाएगा, बीटा डिवाइडेड बाय गामा। डी टी से डी टी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आपका डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम। तो डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है माइनस वी, तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा किसके, माइनस वी के। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा वी। अब देखो एक इक्वेशन अपन ने ऊपर कैलकुलेट की थी बीटा इज इक्वल्स टू माइनस एल्फा वी, और दूसरी इक्वेशन आपके पास में क्या आ गई, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का गामा वी, माइनस का गामा वी। तो इसको दें इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 से आपके पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन 6 से आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी बीटा आपका माइनस अल्फा वी के इक्वल है, और यहाँ पे आपका बीटा जो है वो किसके इक्वल है, तो माइनस अल्फा वी जो है वो इक्वल है माइनस ऑफ गामा वी के। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी से आपका वी कैंसिल, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा जो है वो आपका क्या हो गया, गामा के इक्वल हो गया। यानी अपने को यहाँ से क्या पता चल गए, एक दो कोऑर्डिनेट जो है, दो कांस्टेंट जो है उनको अपन ने क्या कर लिया, उनके बीच में अपन ने रिलेशन ही फाइंड कर लिया। अब इन रिलेशन को, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो इस इक्वेशन नंबर 7 से जो रिलेशन आपके पास में आया है, जो रिलेशन आपके पास में आया है उस रिलेशन की अपन क्या रखें, वैल्यू रखें। और इक्वेशन 6 और 7 बीटा भी तो है आपका, ये भी आपका कैलकुलेट हो गया, और अल्फा जो है वो भी आपका क्या आ गया, गामा की टर्म में आ गया। तो दो कांस्टेंट अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है वो आपके अपन यहाँ से हटा सकते हैं। तो इक्वेशन 6 और 7 से अपन जो अपनी मेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी उनमें क्या रख दें, वैल्यू रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी थी आपकी, तो इक्वेशन 3 थी आपकी ये रही। इक्वेशन 3 में अपन ने क्या माने थे, ये कोऑर्डिनेट अपन ने माने थे। तो अल्फा की वैल्यू है वो गामा के इक्वल है, बीटा जो है वो माइनस गामा वी के इक्वल है। तो दोनों की वैल्यू रख दें। तो यहाँ से इक्वेशन 3 में वैल्यू रखें 6 और 7 से, ये आपकी इक्वेशन 6 और 7 है। तो यहाँ से वैल्यू रखें, तो वैल्यू रखते ही अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू कितनी, गामा एक्स, बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस का गामा वी, तो माइनस का गामा वी टी। यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स प्राइम जो आपका वो इक्वल है किसके, गामा यहाँ से कॉमन एक्स माइनस वी टी के, और आपका वाई प्राइम जो है वो किसके इक्वल रहेगा, वाई के। जेड प्राइम जो आपका वो किसके इक्वल रहेगा, जेड के। और जो टी प्राइम आपका, उसके अंदर अपन ने किसी को कैलकुलेट किया नहीं है, तो टी जो है वो वापस आपका किसके इक्वल आ जाएगा, गामा टी प्लस में डेल्टा एक्स। इक्वेशन नंबर, इन सबको मिला के अपन क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जो भी आ रही है आपकी इक्वेशन नंबर 8। अब देखो जितनी भी अपने पास में कंडीशन थी वो सारी कंडीशन अपन ने क्या कर ली, अप्लाई कर ली। और यहाँ से जो है वो दो कांस्टेंट आपके गायब कर दिए, बट अभी भी अननोन कितने कांस्टेंट बचे हुए हैं, एक तो गामा बचा हुआ है और दूसरा आपका डेल्टा बचा हुआ है। तो इन दोनों को अपने को क्या करना है, अब कैलकुलेट ही करना है। अब अपन ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो अपन ने पहले से बना के रख रखी है, तो उन इक्वेशन को अब अपन क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। तो देखो एक बार इक्वेशन 1 और 2 को देखो, ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2। अब अपन ने दो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू रखे, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम की अपन ने वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। तो उन वैल्यू को अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 के अंदर ही रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 में रखें, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 8 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 8 से इक्वेशन 2 में वैल्यू रखें, तो इक्वेशन 2 आपकी क्या थी, एक्स प्राइम का स्क्वायर। तो एक्स प्राइम की वैल्यू यहाँ पे कितने हैं, गामा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर, प्लस में क्या था, वाई प्राइम का स्क्वायर, और वाई प्राइम इक्वल किसके, वाई के, तो प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस में जेड प्राइम का स्क्वायर, तो जेड प्राइम इक्वल है जेड के, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर, प्लस में नहीं, माइनस में क्या था आपका सी स्क्वायर, तो माइनस का सी स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और क्या था टी प्राइम का स्क्वायर, और टी प्राइम का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा टी प्लस में डेल्टा एक्स, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास में स्क्वायर, और ये वैल्यू इक्वल किसके, 0 के। क्लियर है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज अपन करते हैं तो पहले मैं निकालता हूँ एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट। तो देखो एक्स स्क्वायर कहाँ से आ रहा है,
एक तो आपका इस टर्म का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा और वो किससे मल्टीप्लाई होगा, गामा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो या तो ये काम करो, पूरी इक्वेशन को खोल के लिख दो। तो गामा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर वी स्क्वायर और क्या आएगा टी स्क्वायर, माइनस का क्या आएगा 2ab, तो 2x वी टी और गामा स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में ऐसे का ऐसे, प्लस में वाई स्क्वायर आपका ऐसे का ऐसे, जेड स्क्वायर आपका ऐसे का ऐसे, माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर गामा स्क्वायर और क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर पार से इसका स्क्वायर होगा तो डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या आएगा 2ab यानी गामा टी मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स और सी स्क्वायर आपका बाहर से है ही, तो सी स्क्वायर और आ जाएगा यहाँ पे गामा टी और क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स और ये इक्वल किसके आएगा 0 के। अब देखो मैं यहाँ से पहले कॉमन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर, क्लियर है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो इक्वल है 0 के और अपन ने इक्वेशन 1 भी बना रखी है वो भी इक्वल किसके है 0 के। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो आपके कंपेयर करवाएंगे। तो कंपोनेंट कंपेयर करवाने के लिए मैं कॉमन ले लेता हूँ पहले एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर देखो इस टर्म में आ रहा है और इसके अलावा कौन सी टर्म में आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है। तो दो टर्म है आपकी, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा कितना गामा स्क्वायर और यहाँ से कितना बचेगा सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। ये टर्म आपकी कंप्लीट है, ये टर्म आपकी कंप्लीट है और आपकी ये वाली जो टर्म है वो आपकी कंप्लीट है, ठीक है। फिर मैं कॉमन लेता हूँ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की एक ही टर्म है तो वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसे, प्लस में जेड स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो जेड स्क्वायर की एक ही टर्म है, ये दोनों टर्म आपकी कंप्लीट है। अब आगे देखो इन इक्वेशनों में, तो इसमें मैं कॉमन लेता हूँ माइनस का टी स्क्वायर, क्योंकि उसमें टर्म में क्या था सी स्क्वायर टी स्क्वायर था, वो अपन कंपेयर करवाएंगे। तो टी स्क्वायर यदि कॉमन लें अपन तो बचेगा क्या, यहाँ से कॉमन लिया माइनस का टी स्क्वायर तो ये टर्म आएगी माइनस में, तो माइनस का क्या आ जाएगा गामा स्क्वायर वी स्क्वायर, ये वाली टर्म आपकी कंप्लीट है। और कौन सी टर्म में आ रहा है टी स्क्वायर, देखो इस टर्म में आ रहा है, तो टी स्क्वायर यहाँ से आपका माइनस का कॉमन आ गया तो प्लस का क्या बचेगा सी स्क्वायर और गामा स्क्वायर, क्लियर है। और ये टर्म भी आपकी कंप्लीट है। अब टर्म कौन सी बच गई, ये टर्म बच गई और आपकी ये टर्म बच गई। तो देख लो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें एक्स टी और इसमें भी क्या है एक्स टी, तो एक्स टी कॉमन आ रहा है। तो अपन यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेते हैं एक्स टी, तो माइनस का एक्स टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स और टी को छोड़ दूँ तो आपका बचेगा 2v और क्या आएगा गामा स्क्वायर 2v गामा स्क्वायर और यहाँ से कितना बचेगा प्लस का 2 सी स्क्वायर गामा और क्या आ जाएगा डेल्टा और इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 कंपेयरिंग both sides the component, comparing both sides the component। तो कंपोनेंट अपने को कंपेयर करवाने हैं, अपने को कंपेयर करवाने हैं टी स्क्वायर और एक्स टी का। कंपेयरिंग बोथ साइड्स द कंपोनेंट ऑफ टी स्क्वायर एंड एक्स टी। तो देखो इक्वेशन 1 जो थी आपकी वो क्या थी, एक बार के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 थी आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इस 0 की जगह अपन ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। दोनों साइड में क्या करता हूँ टी स्क्वायर और एक्स टी का कंपोनेंट जो है वो क्या करवा लेता हूँ कंपेयर करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे टी स्क्वायर का कंपोनेंट कितना है, यहाँ पे टी स्क्वायर का कंपोनेंट कितना है माइनस का सी स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर का कंपोनेंट कितना है, तो इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का कंपोनेंट कंपेयर करवाया तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का साइन और क्या आ जाएगा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और क्या आ जाएगा वी स्क्वायर और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो गामा स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं अपन यहाँ से। तो गामा स्क्वायर के लिए माइनस का सी स्क्वायर ऐसे का ऐसे इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर यदि कॉमन लें तो वैल्यू कितनी बचेगी
माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का क्या बचेगा वी स्क्वायर। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का सी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का सी स्क्वायर। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, नहीं ये आएगा 1 अपॉन में गामा स्क्वायर, क्योंकि इस टर्म को इस साइड लेके गए तो 1 अपॉन में गामा स्क्वायर। तो यहाँ से 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन में माइनस सी स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 और माइनस का क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से यदि मैं गामा की वैल्यू लिखूँ तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बार बार अपने क्या आती है आपकी ये काम में आती है। तो यहाँ से अपन ने एक कांस्टेंट और है उसको भी अपन ने क्या कर लिया कैलकुलेट ही कर लिया। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर आपकी है 9। अब बचा है आपका एक डेल्टा, तो उसको कंपेयर करने के लिए इस साइड क्या करना है एक्स टी जो है आपका उसकी टर्म भी कंपेयर करवानी है। तो एक्स टी यहाँ पर तो कोई एक्स टी की टर्म है नहीं, तो इस साइड से तो कितना आएगा 0 और इस साइड से कितनी वैल्यू आएगी आपकी ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एंड कंपेयरिंग टर्म्स ऑफ एक्स टी। तो एक्स टी की टर्म यदि अपन कंपेयर करवाएं तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2v, या फिर माइनस आपका 0 है तो इस साइड आके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सीधा मैं लिख देता हूँ 2v गामा स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर गामा और क्या है आपका डेल्टा, और इस साइड यहाँ पे कोई टर्म थी नहीं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 आपका कॉमन आके 0 में चला गया, तो यहाँ से और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ से लिख लेते हैं अपन v गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये टर्म इस साइड आएगी तो माइनस का सी स्क्वायर डेल्टा गामा। तो यहाँ से एक गामा आपका यहाँ से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन और ये क्या आ जाएगा v बाई सी का स्क्वायर। अब देखो चौथा जो कांस्टेंट था आपका उसको भी अपन ने क्या कर लिया कैलकुलेट ही कर लिया। इसको दें इक्वेशन नंबर 10। अब चारों कांस्टेंट अपने पास में आ गए, तो चारों कांस्टेंट को उठा के अपन किस में रख दें, 2 तो अपन पहले ही रख चुके हैं और 2 और अपने पास में आ गए, तो उनको अपने को किस में रख दें इक्वेशन नंबर 8 में रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 तो इक्वेशन 8 में रखें तो एक्स प्राइम जो था आपका वो इक्वल था गामा एक्स माइनस वी टी के। तो ये तो आपका ऐसे का ऐसे। वाई प्राइम जो था आपका वो इक्वल था वाई के, तो कोई दिक्कत नहीं है। जेड प्राइम जो था आपका वो जेड के इक्वल था, तो वैसे का वैसे। टी प्राइम जो था आपका उसकी वैल्यू थी गामा टी और प्लस का क्या था डेल्टा एक्स, और डेल्टा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ वी बाय सी स्क्वायर और क्या आ जाएगा एक्स, और इसके साथ में क्या है यहाँ पे गामा भी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा गामा, तो यहाँ पे गामा। तो यानी यहाँ से जो है वो अपन गामा कॉमन ले लें तो बचेगा क्या टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, और यही अपने को क्या करना था कैलकुलेट करना था। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 11। इस इक्वेशन 11 को अपन क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन 11 को अपन क्या बोलते हैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो है वो अपन इनको बोलते हैं, जहाँ पे वेयर गामा जो आपका वो इक्वल किसके है 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब देखो ये जो इक्वेशन है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इनके ऊपर कोई भी आपका एग्जाम हो कम से कम जो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। अब देखो यहाँ पे इन इक्वेशनों को अपने को क्या रखना है आपका ध्यान में रखना है। तो देखो एक्स प्राइम जो है पहली बात तो कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी केवल उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो आपका क्या होगा चेंज होगा, यानी एक्स प्राइम चेंज होगा, और इसमें टाइम का कोऑर्डिनेट सेम नहीं होता इसलिए टाइम का कोऑर्डिनेट है वो भी आपका क्या होगा चेंज होगा। तो एक्स प्राइम की वैल्यू गामा, अब देखो ये भी किसके सिमिलर है, यदि मैं गामा को हटा दूँ तो वैल्यू किसके सिमिलर
सिमिलर आएगी, वापस क्या लॉरेंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन आ रही है x माइनस वी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक नया फैक्टर आपका गामा जो है वो और आपका आ जाता है। तो x प्राइम जो आपका, अब इनको याद रखना पड़ेगा, तो x प्राइम जो आपका वो क्या हो जाएगा, गामा x माइनस वी टी के। अब यहाँ पे बस एक चीज़ गामा का ध्यान में रखना है, बाकी तो सिमिलर इक्वेशन आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के। y प्राइम में और z प्राइम में कोई आपकी मोशन नहीं है, तो y प्राइम जो है वो y के इक्वल, z प्राइम जो है वो आपका z के इक्वल। अब देखो t प्राइम वाली इक्वेशन कैसे याद रखें, तो पहली चीज़ तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें कांस्टेंट गामा तो आपका आएगा ही आएगा। t प्राइम जो है वो किस किस की टर्म में आएगा, तो आपका ये टर्म में आएगा t की और x की। क्लियर है, क्योंकि x और x में वेलोसिटी है, तो t और x की टर्म में आएगा आपका। अब t वाली टर्म है वो तो आपकी क्या आ जाएगी, सीधी आ जाएगी। अब x प्राइम वाली इक्वेशन आपको यदि याद हो तो x माइनस वी टी है, तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, माइनस का v। अब यहाँ पे इस साइड लिखा हुआ है टाइम, तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन है वो भी किसकी होनी चाहिए, टाइम की, क्योंकि जो गामा है आपका वो तो क्या है, डायमेंशन लेस है, ये तो कांस्टेंट है, और ये आपका है क्या, डायमेंशन ही लेस। तो इस साइड टाइम की डायमेंशन है, तो इस साइड भी डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, टाइम की डायमेंशन जो आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे यदि डायमेंशन मैच करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी कौन सी आ जाएगी, लाइट वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को अपन जो है वो याद में रख सकते हैं। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है वो आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका कंप्लीट ही होता है। इससे नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कंसिक्वेंसेज ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन, और कुछ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन वगैरह होता है, तो उनको भी अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट ही करेंगे। थैंक यू।